प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम सिंपल और बहुत ही व्यवहारिक बात करना चाहते हैं। भाइयों, आजकल का जो समय चल रहा है वो थोड़ा संकट भरा समय है। संकट कैसे कहते हैं? जैसे हमारे देश में फरवरी से ही ये महामारी कोविड-19 कोरोना आया हुआ है और पूरे विश्व में इसका संकट छाया हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूरदर्शिता दिखाते हुए इससे लड़ने का नीति बना के और वो अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। उनके साथ साथ हम सारे लोग, क्योंकि ये मुसीबत सिर्फ देश पे नहीं है, जन जन पे है, सो हम लोग भी जैसा सुझाव मिलता है, जैसा निर्देश मिलता है कि संकट तो आ गया है, इस संकट से लड़ा कैसे जाए। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हमको नहीं मालूम था ये बीमारी का आकार क्या है, प्रकार क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि ये किस आकार का है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं जो कोविड का गोल गोल था वो दिखाते हैं ना कि इस तरह से कोई कीटाणु है। खैर, जो भी आकार है, इससे संबंधित डे वन तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मालूम था। जैसे जहाँ जहाँ ये महामारी आई, इसका निजात पाने के लिए लोगों ने बताया कि भाई बार बार हाथ धोना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ मिलाने से संक्रमण फैलता है, दो गज की दूरी रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और घर के साफ़ सफाई मतलब जो छिड़काव करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। इस तरह से जो उपाय बताए गए उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। भाइयों, इस महामारी के साथ साथ और कई संकट सामने आने जैसा लग रहा है। जैसे चाइना, पहले तो महामारी उसके यहाँ से फैली, पूरे विश्व में फैली हुई है। दूसरा, वो भारत को आंखें दिखाने जैसी बातें भी कर रहा है। लद्दाख में वो सेना बढ़ाता जा रहा है, हिंद महासागर में उसने फौजें पनडुब्बियाँ भेज दी और उधर पाकिस्तान को भी उकसा रहा है। उसके भी ट्वीट बड़े उल्टे सीधे आ रहे हैं, जबकि उसकी हैसियत नहीं है ऐसा करने की। उधर नेपाल ने भी कुछ विवाद छेड़ दिया। खैर, बुद्धिमत्ता काम आती है, संयम काम आता है। जब कोई संकट आ जाए भाइयों, तो उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। पीठ दिखा के भागने से तो आप मारे जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि संकट काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अर नारी। ऐसा है, सबसे पहले आपको धैर्य धारण करना होगा। धीरज धरें तो उतरें पारा, नहीं तो डूबें बीच में धारा। तो धैर्य धारण करना होगा, धर्म के अनुसार चलना होगा। धर्म, देखिए, धर्म जो आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण दिखता है मैं नहीं कहता, लेकिन जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में नारी, माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, बेटी भी रहती है, बीवी भी रहती है, तो आपको सबको इसी दृष्टि, अलग अलग दृष्टि से देखते ना, नारी है। ऐसे जब बाहर निकले तो भी वो दृष्टि कायम रखें, सोच समझ के कहना का मतलब। और ऐसे समय में मित्रता, जैसे आज आंखें दिखाने लगा कौन? चाइना। तो हमारे साथ बहुत सारी कंट्रियां खड़ी हैं जो इस महामारी की वजह से त्रस्त हुई हैं। तो चाइना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारा देश अब वो 1962 वाला नहीं है, 2020 वाला है। ये आप बड़े अच्छी तरह से समझ लें, कोई घबराने की नहीं। इधर जो नेपाल का विवाद था, हमारे मोदी जी ने बातचीत करके वो भी सुलझा लिया है कि भाई हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं, अगर आपका कहीं कुछ है तो बताइए मुझे। तो अब चाइना उनको भी नहीं उठ सकता, वो हमारा मित्र देश है 200 साल से, बहुत सालों से। भाइयों, अब मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो महामारी आई है, अभी सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर गुलेरिया जो अपने इधर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और WHO
और हमारे जो भविष्य वक्ता हैं, जो गणेश यापा पत्र आता है हमारा, उससे भी उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की चाल को देख के हमें अवेयर किया है कि इस तरह के दुर्भिक्ष ग्रह जिसे बोलते हैं, दुर्भिक्ष ग्रह क्या होता है, 2-3 ग्रह ऐसे जब एक स्थान पे मेल मिलाप हो जाता है तो बहुत सारे संकट आते हैं। उन्हीं संकटों में यह है कोविड की महामारी, कोरोना, इस तरह से अचानक जिसका कोई आशंका ना हो, संकट खड़ा हो जाए युद्ध का। ऐसे यूपन कौन सा तूफान आया था जो गैस लीक हो जाना, ऐसे बहुत सारे संकट, अनायास एक्सीडेंट हो जाना, आगजनी हो जानी, इस तरह का ही लक्षण है दुर्भिक्ष ग्रह के। लेकिन बताया गया था कि 15 मई से ये कम होना शुरू होगा। कम होना तो शुरू हुआ है, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा हो रही है। पहले 10-5 हज़ार रोज़ होती थी, आज लाखों में टेस्टिंग हो रही है। तो जो कोरोना के मरीज आ चुके थे, अब उनको मतलब टेस्टिंग के ज़रिए जाना जा सकता है कि इतने मरीज हैं। कहने का मतलब भाइयों ये है कि भविष्य में अभी सारे लोग ये कहते हैं कि सेकंड फेज भी आने वाला है। सेकंड फेज इससे ज़्यादा भयानक होगा, ऐसा सबका अनुमान है। लेकिन भाइयों, इससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड फेज तो आएगा, जैसा लोगों का अनुमान है कि 15 जुलाई से सेकंड फेज आएगा, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारे बीच में फैलेंगी और उससे लड़ना पड़ेगा। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपके बीच में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पहले आई हैं और आज तक उनका पक्का इलाज नहीं हुआ। आज भी वो हैं, लेकिन उनका जुगाड़ बन गया, उनसे लड़ने के उपाय सोच लिए। जैसे आज डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से, सबको पता है। अब मच्छर से तो आप जितना बचाव कर सकते हैं बचते हैं, तो मच्छर से बचाव करना। लेकिन अगर डेंगू काटता है, मच्छर काटता है तो डेंगू होता है, तो क्या प्लेटलेट कम होती है बॉडी में, तो दूसरे से, अपने भाई से प्लेटलेट लेके अपना उसका उपचार कर लेते हैं। ऐसे चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसे जो एड्स है, एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, अब धीरे धीरे इलाज चलता है। ऐसे इस बीमारी से भी आप बड़े आराम से बाहर निकल आएंगे। निकलने के मैं एक बताता हूँ कैसे धैर्य धारण करें, तो कैसे करें। देखिए, एकदम जब ये बीमारी आई तो हमें आपको कुछ पता नहीं था। सरकार ने बताया, लोगों ने बताया, डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़ना शुरू करें। लड़ना शुरू किया। भाइयों, जैसे एक बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो बहुत नन्हा सा होता है, वो चल फिर नहीं सकता, तो क्या करते हैं, उसको गोदी में लेके माँ बाप घूमते हैं। ऐसे ये बीमारी जो आई, ये काल बन के जो आई, तो जब पता चला तो इसे अवेयरनेस नहीं थी, तो सरकार ने जो निर्देश दिया उसको लेकर चलने लगे। लेकिन अब ये बड़ा हो गया, अब ये 4-5 महीने बीत गए, तो आप ये समझो जैसे बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो माँ बाप उसको पैदल चलने के लिए छोड़ देते हैं, चलिए अब अपने आप चलो, वो अच्छा बुरा सब जानना लगा। ऐसे ये बीमारी है, अब हम लोग इससे परिचित हो चुके हैं, कैसे इसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे क्या करना है, उसका बचाव हो जाएगा। और इस दौरान इसकी कुछ इलाज भी निकल आएंगे। जैसे हमारे फैक्ट्री में, मैं तो कहता हूँ भगवान ने चाहा तो हमारे फैक्ट्री में कोई बीमार नहीं होगा। रीजन क्या है, हमने उनको कुछ जो जिससे कोई नुकसान नहीं होना, जैसे प्याज खाना। भाई, अगर गले में ऐसी प्रॉब्लम आती है, 3 दिन तक गले में ये बीमारी रहती है, एक प्याज उठाएं, उसको 4 टुकड़े करके गोल गोल और दोनों तरफ नमक लगा के खा लें, तुरंत आपको आराम लगेगा। इससे नुकसान क्या है, चलिए आप कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, नहीं है दवा, लेकिन नुकसान भी नहीं है। गर्मी में प्याज आप खा के निकल जाएं तो आपको लू नहीं लगेगी, जेब में भी प्याज रखें लू नहीं लगेगी, ऐसा हमारे गांव में कहा गया। तो इस एक पहला इलाज तो प्याज हो गया। दूसरा, दिन में 3-4 बार जो गर्म पानी पिए। अगर चाय की आदत नहीं है तो गर्म पानी पिए। चाय की आदत है आपकी तो आदत तो छोड़ने के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन चाय पीते रहें, मतलब गले को गर्म पानी से सेक करते रहें। तो गर्म इतना डिग्री में, 30 डिग्री से ऊपर ये ठहरता नहीं है, वो मर जाएगा। चाय पीते रहें, नमक पानी का गलाला करते रहें, गर्म पानी का, तो इससे आपके गले के अंदर, ये फेफड़े में जाता है तभी आपको नुकसान करता है। 3 दिन गले में रहता है, 3 दिन जब अगर ऐसा उपाय करें तो मर जाएगा। 2 हो गया। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बता दिया, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और 2 मीटर की दूरी रखें। 3 हो गया। चौथा, एक आयुर्वेद, ये होम्योपैथिक इलाज निकला था, कॉम्फर्ट 1 ऐसे कुछ दवाई थी,
हमने 1000 सीसी मंगा के हमने अपने सारे कर्मचारियों को खिलाया, खुद भी खाया। 3 दिन खाना होता है, 3-3 खुराक खाना, नाश्ता करने के आधा घंटे बाद, लंच करने के आधा घंटे बाद और डिनर करने के आधा। मेरे फैक्ट्री में कोई बीमार नहीं है और कोई बीमारी का लक्षण नहीं है और पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये 4 हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बाकी इंतज़ार कीजिए दवाइयाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बाकी इंतज़ार कीजिए दवाइयाँ आ जाएंगी। तो आती है तो आने दो बीमारी। अब हम लोग सज्ज हैं। जैसे आशंका हुई कि चाइना हमारे बॉर्डर पे फोर्स बढ़ा रहा है, हमने भी बढ़ा दिया। सारे देशों से अपने सलाह कर लिया कि, और सब ने कह दिया कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बीमारी अभी भयानक रूप आगे लेने वाली है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ भाइयों। सुझाव ये है कि अब आपको अपने बिजनेस व्यापार की तरफ ध्यान देना होगा, हर काम की तरफ। और जैसे अब अभी लॉकडाउन 31 तारीख को ख़त्म होता है, 4th लॉकडाउन, 5वां लॉकडाउन नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। और सरकार भी ऐसा करने से कतराएगी, क्योंकि जहाँ ये बीमारी मिल रही है, अब सरकार ने सिस्टम बना दिया कि जिस घर में मिल गई तो 250 मीटर के एरिया में लॉकडाउन कर देंगे, मतलब उसको एक घेरा बना देंगे और क्वारंटीन करेंगे, उस बंदे को ले आकर क्वारंटीन करेंगे। ऐसे सबका इलाज इस तरह से होते 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 ये काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा भाइयों, अब हमको अपनी जो लेबर जानी थी, अभी कल हम 2 दिन पहले मानेसर में 2 बस हमारे कुछ जानकार हैं, उन्होंने 2 बस लगाई गवर्नमेंट से परमिशन लेके कि हम मज़दूरों की मदद करेंगे, उनके गांव पहुंचाएंगे, कोई पैदल ना चले। पूरे मानेसर में एक एक फैक्ट्री के आगे जा कर के उन्होंने कहा कि कोई भी अगर जाना चाहे, माइक लेकर भी बोला कि किसी को जाना है तो बस खड़ी है, आइए। भाइयों 2, 3, 4 क्या 8 घंटे तक बस खड़ी थी और बंदे कितने? 4 बंदे आए। मतलब जिसको जाना था काफ़ी जा चुके हैं। और जहाँ अभी कितनी ट्रेनें वापस आई हैं बॉम्बे से, कई जगहों से ट्रेनें हमारी वापस आती हैं, खाली ट्रेनें वापस आने लोग नहीं आ रहे हैं। और कई जगह एकदम से हवा बना देते हैं, ट्रेन बुलाते नहीं हैं, बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। तो 1 हफ्ता भी, मुश्किल से 1 हफ्ते में जिसको जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे जा चुके हैं श्रमिक भाई, हमारे स्टाफ के लोग, अब आप उनको बुलाने की तैयारी करें। बेशक थोड़े थोड़े, एकदम से सारे लोग नहीं आएंगे और एकदम से बिजनेस व्यापार में इतना काम भी नहीं है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उनको प्यार से बुलाएं। सबसे पहले तो उनसे प्यार से पूछें, हाल चाल पूछें और उनको बुलाएं कि भैया आप 10-5 दिन 15 दिन, क्योंकि गांव में खेती में बाड़ी में इतना वो नहीं है कि आप अच्छा जीवन जी सकें। और आइए हम सब लोग मिलकर इस बीमारी का भी मुकाबला करते रहेंगे, अपना काम करेंगे। और सरकार भी ये कहती है आप काम पे ध्यान दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने काम को, अपने फैक्ट्री को, 31 तारीख के बाद सारे शोरूम, सारे फैक्ट्रियाँ, लगभग सारी चीज़ें खुलने की संभावना है, तो उसको सैनिटाइज करके अपने काम को। अब आप अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को पहले संगठित कीजिए, समझाइए कि वो अपने कस्टमर को फ़ोन करके सबसे पहले उनका हाल चाल पूछें। ना तो पैसा मांगे तुरंत, ना ही काम मांगे तुरंत, पहले हाल चाल पूछें। क्योंकि ये होता है दुख संकट, पता नहीं किस पे क्या आया हुआ है और एकदम से आप काम के बारे में बात करें, पैसे के बारे में नहीं करना है। पहले उनका हाल चाल पूछें। सब कुछ सुख है तो फिर बिजनेस की बात करें कि भाई साहब पैसे भी मांगे और अगला बिजनेस की बात करें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा उपाय आपने करना है भाइयों कि बिजनेस व्यापार थोड़ा बहुत जब शुरू होता है तो जैसे आमदनी वैसा ही खर्च करें। कमाई 98 और खर्चा रुपया नहीं करना है। कमाई अगर 50 पैसे है तो उसको 40 पैसे से ज़्यादा खर्च ना करें, 45 पैसे ज़्यादा खर्च ना करें। इसका उदाहरण देता हूँ। देखिए, गर्मी की छुट्टियों में सारे लोग, जो भी संपन्न लोग थे, सब बाहर घूमने जाते थे, लाखों रुपए लगते थे, बंद हो गया, जाना भी नहीं है क्योंकि महामारी फैली हुई है। दूसरा, कपड़े लत्ते महंगे खरीदते, ज्वेलरी खरीदते थे। भाई जब पैसा उतना नहीं है तो नहीं खरीदना, और जो लोग संपन्न हैं वो खरीदेंगे। तीसरा आती है शादी ब्याह, किसी तरह का समारोह। भाइयों अब तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सरकार भी कहती है गैदरिंग नहीं करना है। तो ये सालों 1-2 साल ऐसा ही चलेगा, लेकिन शादी ब्याह होंगे। आप देखिए कितने उदाहरण आते हैं टीवी पे कि मियाँ बीवी शादी कर लेते हैं, 2-4 लोग होते हैं मुश्किल से,
तो आगे चल के ये खर्चे कम करने हैं। शादी ब्याह दो आत्माओं का मिलन होता है। अब उसको 1000 आदमी को बुला करके कहो कि मैं शादी कर रहा हूँ, साक्षी बने, या 2-4 लोग साक्षी बन जाए, तो अपनों को जब आप बोलेंगे तो वो आपको जूम कैमरे के जरिए या मोबाइल के जरिए आपको मैसेज भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे। जो सामने रह के देते हैं वो उनकी वाणी वहाँ से आके आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और दूसरा, गैदरिंग ज़्यादा ना करें। किसी दोस्त को बिठा करके पार्टी करना या अनायास बैठ के दारू पीना, किसी भी तरह की ये गपबाजी ना करें, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने खर्चे को मिनिमाइज़ करें। घर पे खाना भी अगर बने तो भाइयों खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इस अन्न की ज़रूरत पड़ेगी। 4 किस्म की सब्जियां बनती थी, 2 किस्म की बना लें, 1 किस्म की सब्जी बना लें। दाल रोटी खाएंगे जितना आनंद आएगा 56 प्रकार के भोजन में नहीं आता। मुझे तो खैर नहीं आता है, मुझे सिंपलिसिटी ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उसका उपभोग भी करें। कोई भी चीज़, पैसा कमाते हैं तो पैसा का उपभोग करें। लाकर में और बैंकों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक में इमरजेंसी के लिए, लाकर में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा ज़रूर रखें, लेकिन जो कमाएं वो अपनों पे और अपने पे खर्च करें। लेकिन इस टाइम बहुत क्रूशल समय है, आने वाला समय भी बड़ा संकट भरा है, इसलिए बहुत धैर्य से काम लीजिएगा, बहुत बुद्धिमत्ता से काम लीजिएगा और आप विजयी होंगे। भाई संकट तो आप कहें कि ये आप पे जो आया हुआ है, ऐसे संकट जितने देवी देवता जो महान हुए हैं, जो भगवान हुए हैं, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम है, कितना बड़ा संकट आया जब शनि देव का ग्रह उन पे चला। राजा सम्राट होने के बावजूद भी एक डोम के घर पानी भरना पड़ा। अपने बेटे के लिए शमशान पे ड्यूटी लगी और उससे कर लेना पड़ा। तारावती ने अपना आंचल चीर के कर के रूप में दिया। ऐसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। पांडवों को 12 वर्ष अज्ञातवास झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को जन्म से ही जन्म हुआ कारागार में, और जो पूतना थी वो बचपन से ही मारना का शुरू, बकासुर, अघासुर, तृणासुर, पता नहीं कितने सुर आए, सबका संहार किया। सो संकट तो कितने कितने बड़े थे, भगवान विष्णु पे, शंकर पे, इंद्र पे, किस पे नहीं संकट आया। जो सबसे महाशाली बलशाली हैं, जो सर्वशक्तिमान है, संकट तो उन पे भी आए और संकट आप पे भी आए। इस संकट को झेल लेंगे तो देव हो जाएंगे, महान हो जाएंगे और अपना अस्तित्व कायम रहेगा। सो भाइयों, मैं तो इसी तरह का सलाह दूंगा, क्योंकि ये संकट है, संकट हम सब लोग मिलकर झेलेंगे, लेकिन अब हम काम करेंगे। मैं तो भाइयों अपना बताऊं, मैं पिछले महीने मतलब 15 अप्रैल से मेरी फैक्ट्री चल रही है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमारी सरकार ने हमें अनुमति दी उतने लेवल रख के हमने काम किया। आज भी काम हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमको भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने मनोभाव जो अंदर बातें हैं वो मैं अपने जीवन में उतार चुका हूँ। जीवन शैली बदलना है मुझे। अभी पैसा जैसे जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से खर्च करें, फालतू के खर्चे नहीं करेंगे। और हमने तो बैलेंस कर लिया। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने खर्चे को बैलेंस करें, बहुत ही अच्छा जीवन हो जाएगा। और जब अंधेरा होता है और जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, जब रात होती है, सवेरा जब होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप ये देखिए कि टीवी में बता रहे हैं ना कि 1000 फैक्ट्रियाँ चाइना से उठ के भारत की तरफ मुखातिब हो गई। एक फैक्ट्री तो यहाँ लग भी चुकी है आगरा में जूते की। भाइयों, बड़ी खुशी की बात है, ऐसे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। आप इंतज़ार करें, थोड़ा समय और रह गया है। मोदी जी ने हमेशा यही कहा है कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी है, लेकिन लंबी करके आपके ऊपर एकदम से भार कर दे कि नहीं 6 महीने का लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। टुकड़ों टुकड़ों में करके आपके दुख को बैलेंस किया है, आप भी बैलेंस हो गए हैं। कभी आप देखिए, जब आप लोन लेते हैं एकदम से आपको लोन इकट्ठा मिल जाता है, खुशी होती है कि हम अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे, लेकिन देना कैसे होता है? टुकड़ों टुकड़ों में देना होता है। तो आप बैलेंस कर ले जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर ले जाते हैं। अगर वही धन ना मिले तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये जो बीमारी है थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में जो है लॉकडाउन करके आपको व्यवस्थित कर दिया और आज संयमी बन चुके हैं। अब हमें इससे लड़ना आ गया है, हम लड़ेंगे, हम सफल भी होंगे, विजयी भी होंगे। सुख समृद्धि भारत में जितने आने वाली है, सोने का चिड़िया कहलाने वाला ये देश
फिर से सोने की चिड़िया बनने के रास्ते पे चल पड़ा है, विश्वगुरु बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। तो भाइयों, हम सभी और जो श्रमिक भाई हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो हमारी बात सुन रहे हों वो अपने घर पे छुट्टियां बिता के, इसको छुट्टी कहें, गर्मी की छुट्टी समझ लो, आप लोग गए हैं, अब आप अपने अपने काम पे अपने मालिकों से बात करें, मालिक आपसे बात करें और आप वापस आएँ, अपने काम पे जुट जाएं और इस बीमारी को लेके साथ चलें। कोई दिक्कत नहीं, जैसे समाज में 3600 प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे भी हम जूझ रहे हैं। ऐसे इसको समझो, एक सीजन आया, उसमें ये बीमारी आ गई, इसके साथ जीना है और धैर्य रखें। आप तो बलवान हैं, आप तो भारत के वीर हैं, जहाँ ऋषि मुनियों की धरती भाइयों। तो अब आप संयम रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम प्रभु।